अब हम पढ़ेंगे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, अगर आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब मैं अपनी बात, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी आइडियाज आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वो जो मेरा कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो, इफेक्टिव हो। ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, वो पढ़ रहे हैं हम। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि एक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं हम, लेकिन उसमें क्या क्या बाधाएं बनती हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बाधाएं जो बनती है बच्चा, वो बनता है सिमेनेटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? देखो, जब मैं कौन हूं, मैं सेंडर हूं, तो मैं जब बात को, जो मेरे दिमाग में मैसेज आया था, उसको जब मैं एनकोड करता हूं, जैसे मैंने बोला था कि मैं पानी पीने के लिए टीचर से पूछने वाला हूं, तो वो बात है क्या, मैसेज। अब मैं जो उसके लिए वर्ड यूज करूंगा, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना, तो जो वर्ड यूज करूंगा मैं, तो उस वर्ड में कुछ अरेंजमेंट में फॉल्ट हो सकता है, या मैंने कोई गलत वर्ड का सिलेक्शन कर लिया हो, है ना, या मैंने सही बोला हो, आपने गलत सुन लिया हो, है ना, या आपने उसकी गलत मीनिंग अंडरस्टैंड कर ली हो। तो मैं तो एनकोड कर रहा हूं, है ना, उसको जो मैसेज था उसको वर्ड्स में फ्रेम कर रहा हूं, और आप डिकोड कर रहे हो, मतलब आप उसको समझ रहे हो। तो जब एनकोडिंग और डिकोडिंग इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए, जो भेज रहा है वो गड़बड़ कर दे, सुनने वाला गड़बड़ कर दे, यानी एनकोडिंग और डिकोडिंग में जब गड़बड़ होती है, तो इसको अपन सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स को समझते हैं हम अच्छी तरह। जैसे बोला गया, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मतलब आपने कुछ वर्ड्स का, कुछ सिंबल्स का ऐसा यूज कर लिया जो सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है बात को समझने में। जैसे आपने मुझसे पूछा, यानी मैनेजर ने पूछा कि भैया मुझे पासवर्ड बता दो डेस्कटॉप का, और सबनेट ने रिप्लाई दिया, सॉरी आई कांट टेल यू। ठीक है जी। अब ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, सामने वाला जो रिसीवर है उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि भैया मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, लेकिन जबकि पासवर्ड ही क्या है, सॉरी आई कांट टेल यू। तो इस तरह का जो आपने वर्ड्स यूज किया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। ठीक है। दूसरी एग्जांपल से समझते हैं, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार क्या होता है, ऐसे सिंबल्स का यूज कर लेते हैं या ऐसे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग कल्चर में, जिसके कारण क्या आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, राइट। तो देखो मेरी बात को समझो, इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं हूं और आप हो, ठीक है। आप मुझे कोई बात बता रहे हो, और जब आप मुझे बात बता रहे हो, मैंने आपको बोला राइट, तो मैं राइट सही वाला बोल रहा हूं कि भैया जो आप बता रहे हो वो राइट है। लेकिन आपने क्या सोचा, राइट कि सर लिखने को बोल रहे हैं, आप उसको लिखने लग गए। तो यहां पर भी कम्युनिकेशन क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण इनइफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है सर। और कौन सा होता है सिमेंटिक बैरियर? सर फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब सर देखो, जब किसी भी वर्ड्स को, किसी भी पैराग्राफ्स को या किसी बात को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें ट्रांसलेशन करते वक्त कोई अलग मीनिंग निकल जाए, जिसके कारण कुछ अलग आप समझ जाओ, या अलग उसका सेंस बनता हो, तो उसके कारण भी आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। जैसे बच्चा, बहुत प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि जो सेवरले नोवा है ना, इसका अमेरिकन मार्केट के अंदर जो उसका नोवा है, जो उसके वर्ड्स में जो नोवा लगा हुआ है, तो उसको अमेरिकन मार्केट में क्या इंटरप्रिटेट कैसे किया जाता है, एज नोवा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट गो, यानी वॉन्ट गो। कहां पर, इसका दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे स्पेनिश में इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब वो काम नहीं करेगा, वो कार रिलायबल नहीं है। तो आप देखो, इसका नाम रखा सेवरले नोवा, तो इसका अमेरिकन मार्केट के अंदर क्या है, इसका मीनिंग है, उसके उसके अंदर स्पेनिश के अंदर इसका मीनिंग क्या निकल जाता है कि ये काम नहीं करेगा, नोवा का मतलब। तो इस दूसरे सेंस में इसका अलग मीनिंग आ गया, है ना।
तो अब क्या हो गया, ट्रांसलेशन फॉल्टी हो गया। तो अब ये कम्युनिकेशन भी सही नहीं रही, क्योंकि देखो जो मैंने बात लिखी, जो मैंने बात कम्युनिकेट किया, दूसरा कोई कह रहा है यार ये ऐसी गाड़ियां बेच रहा है जो काम ही नहीं करेगा, है ना। तो वो कम्युनिकेशन भी हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। जैसे एक एग्जांपल और ले लो इसके अंदर, कि एक स्लोगन है, ठीक है। अब इस स्लोगन का, एक मिनट, एक स्लोगन है जिसका मतलब क्वालिटी एंड केयर होता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन जब उसको ट्रांसलेशन किया किसी अदर लैंग्वेज में तो उसका मतलब होता है चीप एंड अनरिलायबल। तो देखो इस तरह के जो ट्रांसलेशन है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसका सेंस चेंज हो जाता है, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट, टेक्निकल जागरण। इसका मतलब क्या होता है, आप आए मेरे पास, अब आप मेरे पास आए, मैं इंटरनेट के बड़े टफ टफ टेक्निकल वर्ड यूज करने लग गया, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज करने लग गया, होस्टिंग, वीपीएस, क्लाउड सर्वर, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। देखो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब मानेंगे, कि भैया जिस सेंस में जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था आप उसी सेंस में उस बात को समझ रहे हो, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था आप उस बात को समझ रहे हो, तभी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा ना। तो यहां पर जो भी टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया वो आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा है, आप अलग समझ रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या अलग समझ रहे हो तो गलत है। फॉल्टी ट्रांसलेशन में जो मैंने बताया, अगर मेरे भैया मेरे जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्लोगन का मतलब था क्वालिटी एंड केयर, और आप किसी अदर लैंग्वेज के बंदे हो और आपने उसका इंटेंडेड मतलब उसको जो डिकोड कर लिया, आपने उसको डिकोड कर लिया चीप एंड अनरिलायबल, आपने अलग बात समझ ली, तो भैया वही मेरा कम्युनिकेशन वेस्ट हो गया, है ना। मैंने बोला राइट, आपने समझ लिया लिखने वाला राइट, तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ ना। कम्युनिकेशन इफेक्टिव जब होगा बेटा जी जब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं आप वही बात समझ रहे हो, है ना, और उसी अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई दे रहे हो, जब भी तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो पहला सिम्नेटिक बैरियर, हमने 4 बातें इसके अंदर करी एग्जांपल के साथ, ये हमारा खत्म हो गया। दूसरा आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या दिक्कत होती है, कि जब जो सेंडर हो रहा है और जो रिसीवर है, जो सेंड कर रहा है कम्युनिकेशन को, मैसेज को, और जो रिसीव कर रहा है, भैया दोनों का स्टेट ऑफ माइंड, चाहे तो दोनों का चाहे किसी एक का, अगर स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, हालात उसके दिमागी रूप से उस टाइम वो सही नहीं है, दिमागी रूप से प्रेजेंस नहीं है, तो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। मान लो जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, अगर मैं गुस्से में हूं, है ना, अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं या मैं चिंतित हूं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं वरीड हूं, तो मैं सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा। आप देखते हो ऑडियंस के सामने आप स्पीक करने गए स्टेज पर और आपको स्टेज हेजिटेशन है, आप डर जाते हो, है ना, वरीड हो, बहुत परेशान हो, यार मैं कैसे बोलूंगा, तो आप वरीड होते हो बेटा जी, तो आप अपने स्कूल के स्टेज में भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, है ना। कोई सुपीरियर एंग्री है बहुत ज्यादा, तो कभी भी वो पूरी बात ढंग से नहीं सुनेगा, सबऑर्डिनेट्स की, गुस्से में रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर। अब इसके भी एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला आता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि आपने अगर मुझे कुछ भी बात कही, थोड़ा सा ही बताया था, और मैं तुरंत उसको जज कर ले, अच्छा अच्छा तू ये कहने वाला है, तुम्हारी पूरी बात भी नहीं सुनी और मैं पूरा ये जज कर गया कि तू ये कहने वाला है, और तुमने जो बताना चाह रहे थे वो चीज मैं समझा ही नहीं बेटा, तो बहुत गलत हो जाएगा, मैं इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज को खो दूंगा, है ना। तो कभी भी प्री मैच्योर इवोल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए, सामने वाले की पूरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, कलीग्स का जो प्रेजेंटेशन था सिर्फ उसका फर्स्ट पार्ट मैंने हियर किया, सुनकर, और मैं क्या क्या जजिंग कर दिया कि भैया ये तो बेकार है, ये तो वर्दी नहीं है ना, काम का नहीं है ये, और उससे क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है हम मिस कर गए, वो आगे बहुत अच्छी बात हमें बता सकता था, हम उस चीज को मिस कर गए। दूसरा आता है लैक ऑफ अटेंशन। मतलब चाहे तो जब मैं बता रहा था तो आप अटेंशन में नहीं थे, आप अपना फोन चला रहे थे, है ना, प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, तब भी कम्युनिकेशन में इफेक्ट होता है ना। जैसे कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ा रही है, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, तो जो टीचर ने बताया वो आपने नहीं सुना, फिर टीचर देखते गुस्सा कर, हाँ भाई क्या बताया था मैंने, खड़ा होकर बता, फिर आप बता नहीं पाते हो। ठीक है, तो वो होता है लैक ऑफ अटेंशन। तीसरा होता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब जो मुझे बात बता रहा है, सपोज मैं मैनेजर हूं और सबऑर्डिनेट मुझे कोई बात बता रहा है, कोई मैसेज पहुंचा रहा है, मेरा उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, मेरा उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, तो वहां पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहा। राइट, जैसे कई बार क्या होता है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे बहुत शरारती है, अब वो झूठ बोल जाते हैं कई बातें, है ना। अब जैसे कोई बच्चा आ गया मेरे पास, बोला सर उस सर ने कहा है कि हमें गेम्स लेकर,
हमें गेम्स के लिए परमिशन दे दो। अब मुझे पता है यार ये तो नालायक बच्चा है, झूठ बोल सकता है और भाग सकता है, तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करूंगा, उसकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरह से भी क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन पूरा इफेक्टिव नहीं बना। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। देखो रिटेंशन का मतलब है मैंने आपको कुछ बात बताई और आप उसको रख नहीं पाते, दिमाग में भूल जाते हो, वो रिटेंशन होता है। तो लॉस और ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, मैंने आपको कोई बात बताई, मैंने कहा आप जाके उसको बता देना, है ना, फिर वो उसको बताएगा, फिर वो उसको बताएगा। तो जब कोई मैसेज एक से दूसरे व्यक्ति से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे व्यक्ति पे पहुंचता है ना बेटा जी, तो क्या होता है, उस मैसेज का चाहे तो अस्तित्व था, जो ओरिजिनलिटी थी, वो खत्म हो जाती है। क्यों, कोई आधे अधूरे बात बताता है या कोई अपना एड ऑन करके बात बताता है, तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये था लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। इसमें क्या था, सपोज ए ने ऑर्डर दिया बी को, जाओ सी से कैश कलेक्ट कर लाओ। अब बी क्या हो गया, बिजी हो गया अपने वर्क पे, वो रिटेन नहीं कर पाया इस बात को और पेमेंट कलेक्ट नहीं कर पाया। तो इससे भी क्या हुआ, वो रिटेंशन के कारण भी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कत होने के कारण, अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कत हो सकती है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो बड़ा खराब है, ऑर्गेनाइजेशन का रूल है वो बड़ा खराब है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा दिक्कत वाला है। तो इनके कारण जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता उसको अपन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर लेकर आते हैं। जैसे सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसी। भाई साहब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसीज है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज का मतलब क्या, वो रूल्स जो बताएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है, कैसे हमारी बातचीत होती है ना। जैसे आप स्कूल के अंदर देखोगे, कई स्कूल्स क्या करते हैं, टीचर्स को पॉलिसी है कि भैया साल की 6 छुट्टी अलाउ करते हैं, तो ये पॉलिसी है, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर क्या बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ये बताता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, थिंग्स कैसे डन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये पॉलिसी कई बार ऐसे गंदे पॉलिसी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती है कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब ये कहा गया कि भाई अगर एम्प्लॉयज को कोई भी बात पहुंचानी है ना, अपने कोऑर्डिनेटर्स या टीम लीडर तक, तो वो ईमेल करके पहुंचाएंगे। अब इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय सोचते हैं यार छोटी बात भी बताना है हमें ईमेल करना पड़ेगा, तो और उनको अगर क्विक फीडबैक चाहिए तो क्विक फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईमेल करेगा, फिर वो कभी देखेगा तब जाके रिप्लाई आएगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो कहता है हट यार हम तो बताते ही नहीं। तो कई बार वो बताना अवॉइड कर देते हैं, कम्युनिकेशन करना अवॉइड कर देते हैं, इससे भी बड़ी परेशानी आती है, हमारा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। दूसरा आता है बच्चा ऑर्गेनाइजेशन का ही बैरियर में, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ये चीजें एम्प्लॉयज को करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को नहीं करना, है ना। तो इससे क्या दिक्कत आती है, अब देखो जी, अब मान लो आपके स्कूल के अंदर जो एग्जाम इंचार्ज है उसको पेपर का प्रिंट टाइम पर निकाल कर देना है, तो उसको कम्युनिकेट किया गया कि आपका पेपर आपको टाइमली प्रिंट करके देना है। लेकिन अब प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि जो टीचर्स पेपर बनाएंगे उस टीचर को 3 लेवल, उन पेपर्स को 3 लेवल पर चेक किया जाएगा। टीचर खुद चेक करेंगे, कोऑर्डिनेटर चेक करेंगे, प्रिंसिपल चेक करेंगे, फिर जाएगा एग्जाम डिपार्टमेंट के पास प्रिंट होने के लिए। अब भाई अगर 3-3 लेवल पर चेक होगा और सब अपना इतना इतना टाइम लेंगे तो प्रॉपर काम नहीं बनेगा, प्रिंटर होने के लिए, प्रिंट होने के लिए लेट पहुंचेगा पेपर, और फिर उसको जो कम्युनिकेशन किया गया था कि टाइमली पेपर प्रिंट होना, वो नहीं दे पाएगा टाइमली प्रिंट। तो ये दिक्कत भी बड़ी समस्या बन जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है स्टेटस। अब स्टेटस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी, उसका पोजीशन, वो स्टेटस को जताता है। तो कई बार क्या होता है बच्चा कि जो जूनियर स्टाफ है वो सीनियर स्टाफ को, अब मेरे पास मान लो मैं जूनियर स्टाफ हूं और सामने वाले सीनियर स्टाफ है, अब मेरे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन आइडिया है अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा करने के लिए, लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि यार
अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीनियर स्टाफ बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो क्या जो मेरा आइडिया होगा क्या उसकी कोई वैल्यू होगी, उसको कोई सुनेगा? तो मेरे अंदर ये जो डर होता है स्टेटस का बात, स्टेटस वाला, इसके कारण मैं कम्युनिकेट ही नहीं करता, मैं अपने आइडिया शेयर ही नहीं करता। तो ये भी एक बैरियर बन जाता है, स्टेटस भी एक बैरियर बन जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई साहब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा ना, जिससे बात पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, सही से बात नहीं पहुंच पाती है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भैया मान लो कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट की बहुत सारी लेयर्स बना रखी है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास होगा तो सेवरल डिपार्टमेंट से और लेवल से होते हुए गुजरेगा ऑडियंस तक। जैसे कोई नया पॉलिसी का अनाउंसमेंट करना है तो वो सीईओ किसको बताएगा, डिपार्टमेंट हेड को बताएगा, डिपार्टमेंट हेड किसको बताएगा, टीम लीडर को बताएगा, और तब जाकर एम्प्लॉयज के पास जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो मैसेज है वो बदल जाएगा, क्योंकि देखो ओरिजिनल नहीं रहेगा, मैंने आपको कहा था वो उसको बताएगा वो उसको बताएगा, है ना। तो उसमें मिसअंडरस्टूड, है ना, गलत बात जाने की खतरा भी होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। कई बार क्या होता है बेटा जी, मैं आपको कम्युनिकेट करने जा रहा हूं, कोई बात आपको बताने जा रहा हूं, लाइक अभी मैं बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो मैं आपको सही से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बार बार इंटरनेट कनेक्शन हट जाएगा और हमारे कम्युनिकेशंस में दिक्कत आने लगेगी, है ना। तो इस तरह की अगर फैसिलिटी नहीं होगी, जैसे स्कूल के अंदर अगर स्मार्ट बोर्ड का पैनल नहीं दिया जाएगा तो टीचर्स आपको डायग्रामेटिकली, है ना, डिजिटली चीजों को और अच्छी तरह नहीं समझा पाएंगे। वो कम्युनिकेट तो आपको करना चाह रहे हैं, मैसेज तो आपको डिलीवर बहुत बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बेटर फैसिलिटी नहीं दी हुई। ठीक है। नेक्स्ट जो बैरियर आता है हमारा वो आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स के कारण जो कम्युनिकेशन में इंपैक्ट पड़ता है उसको अपन पर्सनल बैरियर कहते हैं। अब पर्सनल बैरियर क्या है, देखो पर्सनल बैरियर सुपीरियर से रिलेटेड भी हो सकता है। अब सुपीरियर से रिलेटेड का मतलब, जैसे जो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इसके अंदर सबसे पहला आता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, कि मान लेते हैं कि एक मैनेजर है ना, और उसने डिसीजन लिया है एक नए वर्क प्रोसेस का, मतलब एक मैनेजर है वो नया सिस्टम बनाया काम करने का। अब वो सिस्टम जो उसने बनाया है वो एम्प्लॉयज को लागू करवा देगा कि भैया एम्प्लॉयज तुमको काम करना है इसके अंदर। तो अब वो जाकर डायरेक्टली एम्प्लॉयज को नहीं बताएगा, डायरेक्टली अगर वो बताएगा तो उसको डर है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्वेश्चन करेंगे, भाई ये चेंज क्यों कर दिया, हम इतने लॉन्ग वे से कैसे जाएंगे, इसको बदलो, वो अल्टरनेट करने की बात करेंगे, है ना। वो फिर इसको किसको डर है, सुपीरियर को डर है इस बात का, तो इसलिए वो ओपनली कभी भी इस बात को कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा, मीटिंग्स में लाकर नहीं बताना चाहेगा कि भैया मैंने एक ऐसा ऐसा प्रोसेस बनाया, आप लोग बताओ आपका सजेशन क्या है। तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, है ना, तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कराने की बात करेगा, है ना। तो ये दिक्कत यहां पर आएगी, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अब ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बाधाएं बन रही है ना। नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट्स। अब क्या होता है, जैसे इसका मतलब क्या कह रहा है कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट करता ही नहीं। अब वो अगर ट्रस्ट नहीं करता तो जो कुछ भी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएगा वो बहुत डिटेल में बताएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक टीम लीडर है जो ट्रस्ट नहीं करता अपने टीम मेंबर पे कि भैया वो काम को अपने तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, मतलब उनके तरीके पे, सुपीरियर को सबऑर्डिनेट्स के तरीके पर भरोसा नहीं है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली उनके काम को चेक करता रहेगा और जब भी जो काम बताएगा उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन बताएगा, भैया ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें भी बताएगा। अब इससे क्या होता है बेटा जी, जो एम्प्लॉयज है वो
क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, वो सोचता है हमें इतनी भी नहीं पता कि आप हमें इतना भी ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने आप को अंडर वैल्यूड मानता है। और अब उसके पास अगर बढ़िया तरीका भी होगा ना, बढ़िया आइडियाज भी होगा ना, तो वो भैया इनिशिएटिव नहीं लेगा उसको बताने के अंदर, उसको बताने के लिए। तो पर्सनल बैरियर के अंदर एक तो दो चीज बताई बेटा मैंने। पर्सनल बैरियर में एक तो सबऑर्डिनेट से जो रिलेटेड, सुपीरियर से जो रिलेटेड है कि सुपीरियर वो डरता है कि भैया ओपनली अगर मैंने कम्युनिकेट किया तो उसके जो उसने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर चैलेंज उठा सकते हैं, है ना। और दूसरा, उसको ट्रस्ट नहीं है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। अब हम देखेंगे पर्सनल बैरियर रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। क्या होता है, कई बार सबऑर्डिनेट्स के कारण भी बैरियर्स के अंदर, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ जाता है। अब क्या कारण है? सबसे पहला, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। देखो, जो सबऑर्डिनेट्स है उसके पास आइडियाज तो है अच्छे कि वो प्रोजेक्ट को कैसे बेटर कर सकता है, प्रोजेक्ट को और बढ़िया कैसे कर सकता है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। किसको? अपने सुपीरियर को। क्यों नहीं कर पाता? कि उसको लगता है कि भैया मैं सुपीरियर को अगर कुछ बताऊंगा, अपने आइडियाज, अपने फीडबैक शेयर करूंगा, तो भैया उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना। तो इस डर से वो सुपीरियर को कम्युनिकेट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल देखेंगे कि एक एम्प्लॉय के पास आइडिया है प्रोजेक्ट को इंप्रूव करने का, बट उसने क्या चूज किया कि भैया वो ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो अफ्रेड है, उसको डर है कि उसको क्रिटिसिज्म किया जाएगा, उसकी इनपुट जो वो फीडबैक दे रहा है उसका वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो इस कारण वो सुपीरियर जो है वो वैल्यूबल फीडबैक को खो देता है। तो भैया ये भी कहा गया है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स का विश्वास जीतो, है ना। तो ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर बन रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर आपका एम्प्लॉइज, अगर आपको आपका सबऑर्डिनेट्स कोई अच्छी बात बता रहा है, अच्छा सजेशन देता है, तो भाई आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए ना, शाबाश इसी तरह से काम करते रहो, या कोई रिवॉर्ड देना चाहिए ना। तो भाई उससे वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, खुश होता है, उसको एहसास होता है कि यस मैंने अच्छा सजेशन दिया, मैंने पहल की, तो बॉस ने मेरे को सराहना दिया, बॉस ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया। अब आप कुछ करते ही नहीं हो, उसको एनकरेज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसने बताया, आपने उसका आइडिया सुन लिया और उस हिसाब से अपना हिसाब से उसमें जोड़ तोड़ के काम कर लिया और अपना नाम ले लिया कि भैया मेरा आइडिया था। तो भाई इससे एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा, आगे जाकर आपको कभी भी बातें नहीं बताएगा। तो ये भी एक दिक्कत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज आपको बताए, तो आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर इंसेंटिव भी देंगे। तो ये जो टॉपिक था टोटल हमने कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या बैरियर थे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हम क्या क्या मेजरमेंट ले, क्या क्या मेजर्स ले जिससे अपन इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ला सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे।